500 से 600 किलो लकड़ी लगभग लगती है एक अंतिम संस्कार में। एक अंतिम संस्कार। पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं एवरी ईयर। तो 2 करोड़ पेड़ों को काट करके जलाने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है इंडिया में। गोमाया अभियान जी। तो ये है क्या चीज? नेचर तो सब कुछ ठीक कर रही है, फिर बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। 2015 में जब मैंने MD पंचगव्य किया तो वहां मैंने सीखा गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाना। MD पंचगव्य क्या है? तो ये कहा जाता है कि जो भो रही मट्ठा पियत्र जीरा नमक मिलाए, तीसे बल बुद्धि बढ़त सभी रोग जरी जाए। पर अभी तो दूध और ये मिलता सब है। प्योर नहीं मिल रहा है। महंगा जरूर है, अब या तो आप वहां पैसा दे दीजिए या दवाइयों में दे दीजिए। नमस्ते, आप सुन रहे हैं गोल्डन नगेट्स विद जूही, एक ऐसी जगह जहां हम दिल से बात करते हैं असली ज़िंदगी के असली सवालों पर। आज का एपिसोड एक ऐसे विषय छूता है जो हमारे संस्कार, पर्यावरण और मानवता तीनों से जुड़ा हुआ है। आज हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो एक मिशन पर है। गौमय अभियान के माध्यम से अंतिम यात्रा को भी एक पवित्र और पर्यावरण अनुकूल रूप देना चाहते हैं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता, गौमाया के फाउंडर हैं। इनका मिशन है हर घर तक गौमाया पहुंचाना, चाहे बात समिधा की हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हो या गौ माता के माध्यम से सस्टेनेबल जीवन की हो। ये कॉन्वर्सेशन आपके जीवन में बहुत वैल्यू लाएगी, तो इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द इंटायर कॉन्वर्सेशन। नमस्कार सीताराम जी। नमस्कार। इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू हैव यू। आज आप यहाँ पधारे एंड आप हमें बताएंगे आपके काम के बारे में। और इतना सुंदर आपका काम है। अभी हाल फिलहाल आपने इसी सिलसिले में अवार्ड भी जीता। टैली MSME अवार्ड था जी, लेकिन उसकी टाइटल क्या थी? किस? चैंपियंस ऑफ कॉज। चैंपियंस ऑफ कॉज, जो कि ट्रूली इट इज चैंपियंस ऑफ कॉज। राइट। तो मैं शुरुआत में ये पूछना चाहूँगी, आपका है गौमाया संस्था? हाँ जी, गौमाया है बेसिक अभियान जो है ना, गौमाया अभियान जी। तो ये है क्या चीज़? जी, पहले उससे जी, शुरुआत जी, करते जी। हैं। नाम पे कई बार लोग कहते भी कि गौमाया आपने क्यों रखा। इसके पीछे है गाय से जुड़ा हुआ है। ये पूरा हमारे पूरे केंद्र में गाय है। और यदि हम गाय शब्द को इंग्लिश में भी बात करें तो COW, अंग्रेजों ने भी बहुत सोच समझ के नाम रखा, सेंटर ऑफ वेलफेयर, कल्याण का केंद्र है ये। तो गाय से ही हमारा जीवन शुरू हो और गाय पे ही समाप्त होगा। सनातन से हम जुड़े हुए, लेकिन जब से हम इससे दूर हो गए, पहले आपने देखा होगा हर घर में गाय थी, अब घरों से बाहर निकल गई और अब केवल गौशालाओं तक केंद्रित रह गई, तो उतने ही हम परेशान भी है। तो एक प्रयास है इस तरीके का कि हर जन जीवन में गाय जुड़ सके हमारे जीवन में, तो जितनी भी तकलीफें उनसे दूर हो जाएगा। और माया, कई बार कहते हैं ठाकुर जी की माया है, प्रकृति की माया है, उन ठाकुर जी को भी अपना जीवन ठीक करने के लिए गाय के लिए जन्म लेना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में और स्थिति ये आई कि इसको नाम ही गौमाया दिया कि पूरी दुनिया गौ की माया है। तो वहां से जुड़ करके हम अपना जीवन कैसे ठीक कर सकते हैं, इसलिए इसको गौमाया नाम दिया। गौमाया रखा जी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोरोना में यदि आपने देखा, लगभग 1.5 महीने हम लोग घरों में कैद रहे। सारे लोग बाहर निकलते तो डंडे पड़ने का डर रहता था, हम भी उन्हीं में से एक थे। थोड़े टाइम मोबाइल वगैरह पे गेम खेल लिया, कुछ डिशेज वगैरह बनाने का बड़ा क्रेज चला, बट बाकी भी बहुत सारा टाइम था। तो दिमाग में ऐसा लगता था कि फ्री हुए कि जीवन चल कैसे रहा है। मैं रियल एस्टेट बिजनेस से रहा, कर रहे थे, अपना काम चल रहा था, बट लगा कि यार क्या डिफरेंट कर सकते हैं। उन दिनों छतों पे बैठने का मौका मिला, जो अमूमन शहरों में हम लोग नहीं बैठ पाते। अब छत पे जब बैठे तो 2 घटनाएं देखने को मिली। एक तो आकाश में तारे साफ नजर आए, जो जयपुर जैसी जगह पे नहीं दिखते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन भयंकर है। और पेपर्स में पढ़ा नदियां अपने आप साफ हुई, यमुना अपने आप साफ हो रही, गंगा अपने आप। तो थोड़ा सा विचार आया, नेचर तो सब कुछ ठीक कर रही है, फिर बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। और उन्हीं सब चीज़ों पे उन दिनों में एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ठाकुर जी की कृपा से उसको विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। प्रथम पुस्तक? हाँ जी। मतलब प्रथम पुस्तक ऑफ व्हाट? क्यों बनी वो, हाँ, ये मतलब भी मैं क्यों? बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये लगेगा कि ऐसा क्या है उसमें। कंटेंट तो नो डाउट उसमें भी गाय से रिलेटेड ही, गौमाता से रिलेटेड है, बट वो जो पुस्तक है वो देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पर छपने वाली दुनिया की पहली किताब। वाओ। और वहां लगा
कि ईश्वर शायद अपने से कुछ डिफरेंट करवाना चाह रहे हैं। और नाम क्या है पुस्तक? गौमय ज्ञान सागर। और ये मिलेगी कहाँ? ऑनलाइन भी है और उसका एक पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, अगर आप भी अपने चैनल पे लोगों तक पहुंचाना चाहें तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और ईश्वरीय कृपा ही फिर रही, मैं कहूँगा ये सब ठाकुर जी की कृपा। इसलिए काम तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, बट उसको सही अप्रोच मिलना, सही डायरेक्शन मिलना, ये ईश्वरीय कृपा से संभव होता है। ये आम आदमी की हिम्मत में नहीं है। और वही कारण रहा कि 2022 में इसको अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला। अरे बाबा, इस बुक को बहुत बढ़िया। अब बस वो कर रहे थे, करते करते अचानक से, और न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कोरोना की दूसरी लहर आ गई उन्हीं दिनों में, जस्ट थोड़े टाइम बाद आई। और न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा लकड़ियाँ नहीं मिलने की वजह से हज़ारों शवों को नदियों में बहा दिया लोगों ने। और वहाँ जो पीड़ा आई थोड़ी सी मन में कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियाँ मिल गई, कल को लकड़ियाँ नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार ही बंद कर देंगे? बस उस पीड़ा ने इस आइडिया को जन्म दिया और देखते देखते आज उस लेवल पे पहुँच गया जहाँ मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ लगभग 2 या 3 साल और लगने हैं, पूरा विश्व इसके प्रभाव से प्रभावित होगा। तो आपने बताया है क्या ये प्रोडक्ट जो गौमाया? पराली, आपने नाम सुना होगा। पराली जो है वो बेसिकली टेक्निकल वर्ड है, ये कोई फसल नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो सरसों है जिसका एक्सट्रैक्ट जानवर नहीं खाता, जो बचती है कटने के बाद किसान उसको जलाता है। हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो चावल की भूसी है, धान, उसको जानवर नहीं खाता। हम महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है। ऐसे पूरे देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग फसलों का एक्सट्रैक्ट है, उसको पराली बोलते हैं। किसान के काम का नहीं है, वो उसको जला देता है। गाय का गोबर गौशालाओं में ढेर लगा हुआ है। अब उन दिनों में जब ये देखा कि लकड़ियों से हो रहा है, तो कोरोना में लगभग मैं 1 से 1.5 महीने में 5-6 स्टेट्स में गया अलग अलग। उन दिनों वो पूरा एप्रिन पहन के जाते थे कोरोना का टाइम था। मैंने पहले तो ये जाना आखिर ये बर्निंग भी जो है फ्यूनरल है वो किस किस टेक्नोलॉजी से करवा रहे हैं। तो समझ में आया आज भी 98% ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, वही लकड़ियों से जलाना। 500 से 600 किलो लकड़ी लगभग लगती है एक अंतिम संस्कार और 2 पेड़ काट करके जला दिए जाते हैं। पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं एवरी ईयर। तो 2 करोड़ पेड़ों को काट करके जलाने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है इंडिया में एवरी ईयर, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीजन है। और हम लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे क्योंकि धर्म से रिलेटेड काम है, तो कभी हमने गहराई से सोचा ही नहीं। सरकारें ऐसे बॉयलर बंद करवा देती है, इंडस्ट्रियां बंद करवा दी, लेकिन इस काम में हाथ नहीं डालती क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो लगा इसका कोई विकल्प भी नहीं नजर आ रहा होगा। काम ही नहीं हुआ कभी, इस चीज पे आवश्यकता भी नहीं पड़ी। बट आज आप देख रहे होंगे डिफॉरेस्टेशन कितना खतरनाक हो रहा है। पेड़ है ही नहीं, जंगल है ही नहीं, कहाँ तक लाएंगे हम? आज 2 करोड़ पेड़ एवरी ईयर अगर हम काट रहे हैं और उनको जला रहे हैं, कब तक करेंगे ऐसा? आज नहीं तो कल खत्म होगी। पेड़ हम लगा नहीं रहे उस अनुपात में। तो लगा कि क्या हम वेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो पराली थी इसमें देशी गाय का गोबर मिलाया, हवन सामग्री मिलाई, और कोरोना में फिर ईश्वरीय कृपा में बार बार बोलूंगा इसको क्योंकि उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गौमय समिधा के नाम से इसको भी फिर वंस अगेन इसलिए नाम दिया। गौमय को संस्कृत को, गोबर को संस्कृत में गौमय बोलते हैं। अच्छा। और समिधा यानी इतनी पवित्र लकड़ी जिससे हवन करवाया जा सके, यज्ञ करवाया जा सके, तो इसको नाम दिया गौमय समिधा। पेटेंट के लिए अप्लाई किया और फिर मुझे किसी ने कहा आपको उसको स्टार्टअप में डालना चाहिए। ये इजाद कैसे हुआ? मतलब आपने मैं इसका टेस्टिंग ट्रायल? बिल्कुल MD पंचगव्य किया मैंने। 3.5 ईयर का कोर्स होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। ये आपने कोरोना के टाइम पे किया है? नहीं, मैंने उससे पहले ही कर लिया था। मेरी स्टडी जर्नी भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। मैंने BSc मैथ्स किया, MA हिंदी किया, कंप्यूटर O लेवल किया, MBA फिनांस किया। अरे बाप रे MD पंचगव्य ऑल ओवर, बिल्कुल डिफरेंट जोनर का। बट मेरा ये मानना था कि जब तक आप पढ़ते हैं या सीखते हैं, आप एक विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता, युवा रहता है। तो आपको अगर युवा रहना है तो कुछ न कुछ जीवन में सीखते रहें। और वो मुझे टचवुड कॉम्प्लीमेंट मिलता भी है कि मैं 52 साल जीवन के कंप्लीट करने जा रहा हूँ, बट वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि हाँ 5-10 साल आपकी कम लगती है। तो वो जो जीवट है, जो आप एक आग है अंदर, वो इसलिए कि हम नया कुछ करते रहें, नया सीखते रहें। तो 2015 में जब मैंने MD पंचगव्य किया तो वहां मैंने सीखा गोबर और गौमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाना जानता हूं मैं। गोबर और केवल गोबर गौमूत्र से। गाय को हमने केवल दूध से। MD पंचगव्य क्या है? ये मास्टर डिप्लोमा होता है पंचगव्य में। क्या होता है पंचगव्य? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया ये। क्योंकि बहुत लोग अभी ये भी नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है। गाय के जो 5 गव्य हैं जिनमें 3 प्रत्यक्ष है, 2 परोक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्ट गाय दे रही है गोबर,
गोमूत्र और दूध, और फिर उस दूध से दही और घी, ये बाई प्रोडक्ट है। इन 5 गव्यों में आयुर्वेदिक औषधियां मिला करके ट्रीटमेंट करते हैं हम बीमारियों का। तो मुझे जो डिग्री मिली वो डॉक्टर की मिली, वो पीएचडी वाला नहीं है, जैसे एलोपैथी का डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर, ऐसे में पंचगव्य का डॉक्टर हूँ। एंड टफ कितना है इसकी पढ़ाई इसकी? बहुत इजी है, अगर बाई हार्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो बहुत इजी कन्वीनियंट है। इसकी क्लासेस लगती है, ऑनलाइन क्लासेज होती है, फिर एग्जाम देने वहां जाना होता है। तो पूरा प्रोसेस तो वही है कि आपको सीखना है, आपको एग्जाम पास करना है, तब आपको वो डिग्री मिलनी है। तब जब आपने ये किया तब जी ये कुछ सोच के नहीं किया क्या क्या नहीं, बस एक ये था डॉक्टर एक दिमाग में था कि हाँ, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है तो वैल्यू मिल जाती है, और गाय से तो अपन जुड़े हुए हैं ही। तो राजस्थान में जब ये लॉन्च हुआ था तो पहले बैच का पहला स्टूडेंट था मैं। अच्छा 2015 में। और उसके बाद में फिर दिमाग में ये जरूर आया कि अगर इतना वाइड रेंज है गाय की गव्यों से, तो ये लोग क्या गौशाला खोल रहे हैं, क्यों दान मांग रहे हैं उसके लिए। गोदान एक अच्छी चीज थी, गोदान हमारे शास्त्रों में गाय के लिए दान है, ये गलत परंपरा चल गई। समझाइए थोड़ा इसको। देखिए, गोदान है, किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाता था। गरीब ब्राह्मण को राजा गोदान करते थे, संपन्न लोग करते थे। वो किसी ऐसे परिवार को जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट वो एक गाय उसकी पूरी परिवार का केयर कर देती थी, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट, दूध से, दही से, घी से, गोबर से, गोमूत्र से। अब हुआ क्या कि गाय के लिए दान वाली परंपरा आ गई। पहले घर घर में गाय थी, अब घरों से दूर हो गई, अब गौशालाओं में रह गई। और जब से हम गाय से दूर हो गए ना, हमारी जिंदगी जो है वो परेशानियों से घिर गई है। किसी भी व्यक्ति को देखिए, और भी नहीं तो मेंटल टेंशन है भयंकर। अभी जो 5 गव्य है ना, ये 5 गव्य आपको ठीक करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आपने कभी सुना होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, और इन 5 में से एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो हम बीमार होंगे। और ये जो गाय के 5 गव्य, ये नहीं 5 एलिमेंट का प्रतीक है। अगर हम गोबर की बात करें, भूमि तत्व का प्रतीक है। हम गोमूत्र की बात करें, वायु तत्व का प्रतीक है। हम घी की बात करें, अग्नि तत्व का प्रतीक है। हम दूध की बात करें, जल तत्व का प्रतीक है। हम छाछ की बात करते हैं, आकाशीय तत्व का प्रतीक है। अच्छा। और ये चीजें अगर डिस्टर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, अगर किसी का आकाशीय तत्व बिगड़े, आकाश ऊपर होता है ना, ये सिर है, ये आकाशीय तत्व का बैलेंसिंग है। अब अगर किसी का आकाशीय तत्व बिगड़ गया, पागलपन का दौरा पड़ेगा, दिमागी हालत खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, टेम्पर लूज हो जाएगा। अब उसको ठीक करना है किसी को, तो कहीं कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। गाय के दूध जमाए हुए की सुबह सुबह छाछ बना करके पीना शुरू कर दे। 90 दिन यदि किसी ने पी लिया, तो ये कहा जाता है कि जो भो रही मट्ठा पियत्र जीरा नमक मिलाए, तीसे बल बुद्धि बढ़त सभी रोग जरी जाए। अच्छा। सुबह सुबह अगर ये कोई कर ले, शरीर में कोई सा रोग ही नहीं रहे। पर अभी तो दूध और ये सब नहीं, प्योर नहीं मिल रहा है, तो फिर 2 चीजें हो रहे हैं। वैसे तो अब जब कहते हैं कई बार कि कुछ ही नहीं मिल रहा हो, तो कुछ न से तो कुछ बेहतर है, वरना गाय जो है ये बंधने के लिए पैदा हुई नहीं है। ये हमने बहुत बड़ा पाप किया है कि इसको बांध दिया गौशालाओं में। वरना आप अगर देखेंगे, मैंने तो बहुत ग्रामीण जीवन जिया है, हर घर में गाय होती थी, लोग उसको छोड़ते थे, एक चरवाहा उन सबको लेके जंगल में जाता था। आज भी गोचर, अब धीरे धीरे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, लोगों ने गोचरों पे कब्जा कर लिया, गाय की जगह खा गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, अब केवल उनको गायों के लिए संरक्षित किया। वापस मैं धन्यवाद दूंगा सरकारों का, अभी 22 जुलाई को ही सरकार ने ऑर्डर निकाला कि जहां जहां भी गोचर है, अगर कोई वहां गौशाला डेवलप करना चाहता है तो उसको वो जमीन लीगली अलॉट कर दी जाएगी, और गायें वहां पे स्वच्छंद चरेंगी। उनके गव्य यदि मिल रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर भी नहीं मिले तो गौशाला में सही देशी गाय अगर वहां है, गाय का मतलब देशी गाय। अभी लोगों को ये भी भ्रम है, पता ही नहीं है लोगों को इस बारे में गाय क्या है। तो उनके गव्य यदि हमें मिल रहे हैं, जैसे मेरा सौभाग्य मुझे मिलता है, मुझे दूध शुद्ध गाय का मिल रहा है, मुझे घी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। महंगा जरूर है, 90 रुपये लीटर का दूध आता है। अब या तो आप वहां पैसा दे दीजिए या दवाइयों में दे दीजिए। तो ये गव्य जब हमारे जीवन में आ रहे हैं, बीमारियां होगी ही नहीं। अव्वल तो होगी नहीं, हो भी गई तो ठीक हो जाएगी, तो फिर हमें मेडिकल पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो ये तो बहुत सुंदर बात बताई आपने, कहाँ से कहाँ। तो आपने MD पंचगव्य किया जी, फिर ये प्रोडक्ट आया। हाँ जी। क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे लोगों तक पहुंचा, क्या रहा कोरोना की जर्नी, आप बता लेते थोड़ा। उससे पहले भी बता दूं, 2015 में जैसे मैंने किया, तो चूंकि मैं बहुत सी गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने एक अपनी गौशाला में कहा, भैया आप ठीक है डोनेशन मांग रहे हो, कर रहे हो, चलो न से अच्छा कुछ तो कहीं तो संरक्षित हो रही है, तो उसमें भी अपन पॉजिटिविटी देखें, उनके प्रयास हैं।
अब ऐसी स्थिति में मैंने उनको कहा इनके प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। तो गोबर से एक तो गौमय समिधा है जो मेरा पर्सनल प्रोडक्ट है, इससे पहले गोकास्ट बनवानी चालू की। गाय के गोबर से लॉक्स बनते हैं, उसके बड़े बड़े गोकास्ट, ऐसे लंबे 4 फीट लंबे और 4 इंच मोटे। मशीन आती है उसकी, गोबर को उसमें डालो और वो ब्लॉक बनते हैं ऐसे। तो मैंने कहा इनको यज्ञ में काम में लिवाइए, आप अंतिम संस्कार में काम में लिवाएं। तो उन्होंने वो काम शुरू किया। तो अंतिम संस्कार में गोकास्ट का यूज होना तो 2016-17 से शुरू हो गया था जयपुर में। कोरोना में जब मैंने खबर पड़ी तो मैंने वहाँ फ़ोन किया कि बताओ सर कैसे कर रहे हो, कितने फिंडोल होते हैं? बोले 12 से 15। महीने में कितने होते हैं? बोलिए हमको पता नहीं है। तो मेरे एक मित्र हैं, पीए हैं वहाँ निगम में, मैंने उनसे पूछा भैया कितने क्रीमेटोरियम है, कितने फिंडोल होते हैं? बोले जी हाँ। तो बोले मैं कल बताता हूँ आपको। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को बताया 152 क्रीमेटोरियम है जयपुर में। अच्छा। और 140 से 150 फिंडोल पर डे होते हैं। अच्छा। यानी 4,500 फिंडोल हो रहे हैं पर डे। हाँ, नहीं पर मंथ। पर मंथ। हाँ। तो अब मैंने सोचा अगर 4500 फिंडोल हो रहे हैं, 45 भी नहीं हो रहे गोकास्ट से, तो 1% पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे, क्या कारण है? तो या तो कोई ड्रॉबैक है। तो मैंने उनसे कोस्ट बोले आधी, क्वांटिटी बोले आधी। जहाँ 600 किलो लकड़ी लगती है मात्र 300 किलो गोकास्ट में काम हो रहा था। तो मैंने कहा इसका मतलब अच्छा है। पैसे बोले वो भी आधे हैं, वो 5-6 हज़ार की लकड़ी आती है, 3,000 में ही आ रही थी। फिर क्या दिक्कत है? बोले जी लोगों नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर मैंने मोक्षधामों पे सर्च किया तो 100 के 100% नेगेटिव मतलब गलत है, खराब है, इससे हो नहीं सकता, बॉडी रह जाती है, अच्छे से होता नहीं है। तो मुझे लगा ऐसा क्यों है? तो मैंने फिर इसको टेक्निकल स्टडी किया कि यार सबके सब लोग बोल रहे हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो नॉर्मल बॉडी का फिनरल तो इससे हो जाता है जो सामान्य हो। ऐसी बॉडी जिनके लाइफ टाइम एंटीबायोटिक चलते हैं या जिसके कैंसर हो गया, थेरेपी हुई है, उनकी जो नसें हैं वो रिजिड हो जाती है बॉडी की, फिर वो बर्न नहीं होती क्योंकि उसका जीसीवी कम है। अच्छा। कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा। वो 2,500 है। अच्छा। बॉडी की बर्निंग के लिए 3,000 चाहिए। तब फिर मुझे लगा कि इस पे अपने को वर्क करने की जरूरत है। तो फिर मैं अलग अलग जगह गया तो कहीं मैंने ब्रिकेट्स बनते देखे। मैं उसका दावा नहीं करता कि वो मैंने बनाया, ब्रिकेट्स तो पहले बन रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया अगर अपन इसको अपने प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर लें तो जीसीवी भी बढ़ जाएगी और अपना काम हो जाएगा। गोकास्ट बनने में भी तकलीफ है, उसकी मशीन आती 50,000 की, तो उससे 500 किलो से पर डे से ज़्यादा नहीं बनती। वो गीले गोबर से बनती है। सर्दियों में सूखने में 8 दिन लगते हैं, गर्मी में 5 दिन लगते हैं, बारिश में बनती नहीं है। और प्रोडक्शन बहुत कम है। जयपुर का अगर मैं करता तो 90 मशीनें चाहिए, 270 लोग चाहिए, बीघाओं में ज़मीन चाहिए। मैंने कहा अपन तो इंडिया लेवल पे कर ही नहीं पाएंगे। मेरी जो मशीन है वो आती है, नो डाउट 2 करोड़ का सेटअप लगता है, लेकिन 25,000 किलो लकड़ी पर डे बनती है उसमें। और इधर निकली और उधर काम में ले लो। तो वॉल्यूम लेवल पे आपका आइडिया या आपका प्रोडक्ट भी वो हो, एक तो इजी अवेलेबिलिटी हो, दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तीसरा लोगों तक उसकी अप्रोच हम इजीली बना पाए। तो उसमें फिर मैंने पराली को लिया, पराली में गोबर मिलाया, गोबर मिला करके हवन सामग्री मिलाई, लकड़ी बनाई, ले गया मैं, गोबर ओबर ले गया, यहाँ मशीनें ढूंढी 1-2 जगह। कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, वही होता है। हाँ। लोगों से रिक्वेस्ट किया। बट मुझे बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट रहा, कई लोग बहुत कहते हैं हमने बहुत चैलेंज देखे, बहुत तकलीफ आई। मैं तो बहुत खुले दिल से कहता हूँ, चूंकि काम ये मेरा है ही नहीं, ये ठाकुर जी का काम है, तो मुझे बड़ी सहजता से काम होते चले गए। समस्याएं तो नो डाउट आती है, चैलेंजिंग है ही। मोक्षधामों पे जाते थे लोग मुझे भगा देते थे, तुम्हारी लकड़ी से क्या होना है भैया, तुम कौन से नवादे लाए हो, बरसों से लकड़ी से होता है, इसी से होगा। ये मुझे भी कई बार आता है कि ये होना होता तो इतने पहले से हो जाता ना, अब क्यों हुआ? प्रयास किया। बट कई बार मुझे लगता है देखो कोई ना कोई काम कभी ना कभी परिवर्तन आना होता है। तो बस वो कोरोना आया और मैं कोरोना का धन्यवाद करता हूँ। शायद कोरोना नहीं आया होता ना ऐसा आइडिया आता, न लोग फील करते। अब लोग फील करते हैं सब इस चीज़ को, क्या लकड़ियों की कमी वाकई पड़ी थी, आप एक अच्छा प्रोडक्ट लाएं और फ्री में दिया। तो शायद मेरा ये भी मानना है, मुफ्त की चीज़ बड़ी प्यारी लगती है आदमी को। तो एक सिस्टम शुरू हो गया, मतलब आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं इसका लकड़ी का। मैं ग्रामीण परिवेश से रहा, मेरे गांव में आज भी किसी की डेथ हो जाती है तो हर घर से लोग 5-5, 7-7 कंडे और ये सब लेके जाते हैं। लकड़ी के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ता, पर शहरी जिंदगी है, व्यापार करते करते इतने मशगूल हो गए कि जाने वाली की लकड़ी बिक रही है। तो मन में एक पीड़ा थी कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अभी कहीं कैसे अप्रोच होता है, जैसे क्रीमेटेरियम में किसी को ले जाते हैं, इसकी भी जर्नी बड़ी जबरदस्त है जी। जैसे अगर कोई कॉमन मैन को लेना हो, 11 मोक्ष धाम मैंने गोद लिए हैं सरकार से। और MOU मेरा हुआ निगम से, भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको सरकार ने 11 मोक्ष धाम सरेंडर कर दिए एट ए टाइम। वहाँ पे हमने गोमय भवन के नाम से, अगर आप B2 बाईपास कभी आपका जाना हो, ड्यूप्लेक्स एक बना हुआ है गोमय भवन के नाम से, गोबर का ही पेंट हो रखा है उस पर। उसमें हमारी ये वुड रखी रहती है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है,
लकड़ी से आप करवाते हैं तो यू हैव टू पे द चार्ज, बट अगर आप गोमय संविदा से करवाते हैं हमारी तरफ से निःशुल्क है। एक फॉर्म भरना होता है क्योंकि डेटाबेस हमको भी चाहिए होता है। तो ये 11 मोक्षधाम है कहाँ? B2 बाईपास जयपुर में ही है हाँ सारे? जी हाँ जी। अच्छा, पहली शुरुआत हमने जयपुर से की, अब 6 जिलों में इसको पहुंचा चुके हैं। जयपुर के अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर। तो राजस्थान में लार्जली अभी काम हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, लगभग 2 साल अभी राजस्थान में और लगेंगे। अप्रोच तो मेरे पास अब बहुत आ गई बाहर से, अच्छा। बट क्या होता है एकदम से आप फैला लेंगे किसी चीज को नहीं कर पाते। हम पहले अपने घर में अपनी जड़ें मजबूती से जमाएं, फिर तो कॉपी एंड पेस्ट होना है, क्या फर्क पड़ना उस चीज से। तो आज आपने ये बनाया है जी, और कोई नहीं बना सकता पेटेंट? बनाएं पर बनाएं। पेटेंट है हाँ, ना? पेटेंट में देखो, पेटेंट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है बिजनेस में। हालांकि लोग कहते हैं नो डाउट आईपी राइट्स होता है, correct। बट मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा काम हो। ये एक नया शौक था कि चलो सब पेटेंट मिलेगा, रिकॉग्निशन, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूँ सब करो। 1 करोड़ अंतिम संस्कार होने, मैं अकेला कहाँ करूंगा? मैं तो 1% भी कवर कर लूंगा ना तो बहुत है। सब लोग आए। क्योंकि आपका जब मैंने वो अवार्ड फंक्शन में जब आपकी स्टोरी सुनी, तो इसका पर्यावरण में अपने सनातन से जुड़ा हुआ है और ये मिशन की तरह आप कर रहे हो। तो इसके मल्टीटास्किंग है ये, बहुत से हेतु। कई बार लगता है हम एक काम कर रहे होते तो कोई एक फील्ड इम्पैक्ट करता है, इसमें मल्टी फील्ड इम्पैक्ट हो रहे हैं। अंतिम संस्कार यहाँ हो रहा होगा, हवा शुद्ध होगी तो आनंद तो पाकिस्तान भी लेगा ना। भले ही हमारा पड़ोसी मुल्क है, भले ही हम परेशान हैं, लेकिन हवा शुद्ध हो रही तो हवा तो वहां भी जाएगी। और अभी की विडंबना क्या है, अगर हमें स्वस्थ जीना है तो वातावरण में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए, और वो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। केवल हिमालय के कुछ तराई क्षेत्र छोड़ दें, बाकी पंजाब जैसी जगह पे केवल 13-14% ऑक्सीजन है। अब अगर वो ऑक्सीजन कम हो रही है तो अदर गैसेज आ रही है, वो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन डीऑक्सीडेशन प्रॉपर हो ही नहीं रहा बॉडी का। तो जो मतलब आपके मिशन का क्या इम्पैक्ट है, मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट है पर्यावरण में? 90 लाख टन CO2 के एमिशन को जिस दिन हमने नेट जीरो पे कर दिया, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा काम होगा और ग्लोबल वार्मिंग में कितना बड़ा सहयोग हम कर रहे होंगे रिड्यूस करने में। 90 लाख टन मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ। और गैसेज पहले की, यदि आपका हो सकता है मौका नहीं पड़ा, मैं तो गांव से जुड़ा रहा, पहले जो गांव खेड़ों में फिनरल स्पॉट आज भी वो गांव से बाहर होते हैं बिल्कुल। जयपुर जैसी स्थिति में मैंने वो फिनरल स्पॉट देखे हैं, यहाँ फिनरल स्पॉट है और चारों तरफ उसके घर बने हुए हैं। केवल लकड़ी जलने से फिनरल नहीं हो, मतलब वो नहीं हो रहा पॉल्यूशन, बॉडी भी बर्न हो रही, तो उसमें जो केमिकल्स हैं, उसमें जो बीमारियां हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं एयर में जा रही हैं। अब हम और हमारे बच्चे वही सांस ले रहे हैं ना, फिर बीमारियां कैसे नहीं होगी? हम कई बार कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए? ऐसा पॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, उनको विरासत में पैसा तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, करियर बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने स्वास्थ्य दे दिया, जो पहला सुख बोला जाता है जीवन में, मैं अपने कई मंचों पे बोलता हूँ 7 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा, और सप्तम सुख हो मित्र गनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहुत तेरे। केवल रावण था अकेला जिसके पास ये 7 सुख थे, राम जी के पास भी नहीं था। राम जी का घर नहीं रहा, पत्नी दूर हो गई है ना, पर रावण ने क्या एक गड़बड़ कर दी तो सारे कुल का नाश कर दिया। तो हम ये कहते हैं पहला सुख ही हमारी जिंदगी से गायब है। पूरी दुनिया में 96% लोग बीमार हैं, 4% लोग फिट हैं केवल, और वो फिट भी कई बार मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो मैं उसको भी बीमार वो देखने में फिजिकली फिट है, बट यहाँ की फिटनेस कोई देखते ही नहीं और है। गाय की कृपा ऐसी है जिसमें फॉरेन में भी अप्रूव हो चुका, काऊ कडलिंग, अगर आपने नाम सुना हो, अरे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बिजनेस है फॉरेन में। हमारे यहाँ गाय फ्री में मिल रही है, इसलिए हम गले ही नहीं लगाते। वहाँ गाय को गले लगाने का, दूर हो जाती है। अगर उसकी पीठ पे हाथ फेरे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हाल ही में मेरे हस्बैंड भी थोड़ा ये सब पढ़ते रहते हैं, इस पे वो रहता है। वो बता रहे थे पहले घरों में गाय होती थी, और गाय जैसे बच्चे हुए, बड़े बुजुर्ग हुए, उनको पता होता था कि क्या बीमारी है इसके शरीर में, वो ना वो चरने जाती थी, वो वैसे ही क्या बात है, आपने जबरदस्त बात पकड़, वैसे प्लांट्स चरती थी क्या, उनको मैं जाके राइट, वो उसके दूध में आता है वो, और उस दूध में जब आप ले रहे हैं, उसके गव्यों को ले रहे हैं, बीमारी ठीक। ये प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली भी हो रखा है। हमारे गुरु जिनसे हमने सीखा, वो रियल घटना सुनाते थे कि गाय को माँ क्यों कहा। माँ को पता है
बच्चे को क्या क्या चाहिए। इवन देन ऐसी भी पोजीशन है कि कुछ चीजें ऐसी थी कि माँ के दूध पी रहा है बच्चा, तो माँ को वो खिलाई जाती है चीजें, फिर उसके दूध में से आ रहा है बच्चे को अपने आप मिल रहा है। तो गाय में इतनी बुद्धि है सर, बिल्कुल है। वो चरती है जाके और उसके कान में बोल दो, सुनती और समझती। गाय केवल जीव नहीं है, गाय जीवन है। हमने उसको जीव समझ लिया, केवल वो जीव नहीं है, जीवन है। उस जीवन से हम दूर हो गए, इसलिए जिंदगी में परेशानी है। तो एक गौ माया इसलिए प्रयास है कि गाय की इस माया को हम अपने जीवन में ले लें। इसलिए एक टैगलाइन भी हमने दी, हर घर गौ में, घर घर गौ में। जिस दिन घर घर एक एक प्रोडक्ट भी गाय का काम आने लग गया ना, मुझे नहीं लगता किसी गाय को कत्ल खाने जाने की जरूरत हो, किसी गाय को किसी गौशाला की जरूरत हो, नीड ही नहीं होगी। घरों में गाय नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लोगों के रहने के लिए बेचारों घर नहीं है। हम कहते हैं गाय घर में मत रखो, गाय का प्रोडक्ट तो घर में रख लो। जिस दिन ये प्रोडक्ट आने लग गए, लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, वो पैसा जो जाएगा ना, वो सम्मान वाला पैसा होगा गाय के लिए। Correct. वो दान वाला नहीं होगा। दान तो दैनीय को दिया जाता है ना, जो गरीब हो। गाय कैसे गरीब हो सकती है? गाय तो एक एक गाय 10-10 जनों के परिवार का पेट पाल देती थी, पर हम भूल गए, विडंबना। तो ये जैसे आप प्रोडक्ट आप दे रहे हो एंड ये आप 11 मोक्षदान में, जब आप इसको स्केल पे और जगहों पे पहुंचाएंगे, आपका कैसे इसमें खर्चा निकलता है, या हाउ डू यू डू इट? आपका क्या? हालांकि कहते हैं कि जब कुछ आप डोनेशन करें या कोई काम करें तो कहते हैं दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए। बट मेरा ऐसा भाव नहीं है। मेरा ये मानना है, शायद मेरी बात को सुन के, और बहुत लोगों के साथ हुआ, जब मेरी बात को उन्होंने सुना तो लोगों ने ठाकुर जी के साथ पार्टनरशिप की मेरी बात को सुन के। मेरा यह है कि ठाकुर जी के साथ मेरी पार्टनरशिप है 51-49 की। जीवन में जो भी आई होगी, वैसे भी दशांश का नियम तो हमारे शास्त्रों में है कि आप जो भी कमाते हैं उसका 10% आपका नहीं है, वो उन लोगों का है जिनके बलबूते आप यहाँ तक पहुंचे। अगर मैं अच्छा मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर मैं अच्छा बिल्डर बना तो कब बना? जब लोगों ने मेरे घर खरीदे। नहीं खरीदते तो मैं बन ही नहीं पाता। तो उन लोगों का जो सहयोग लगा, मेरा दायित्व बनता उनके लिए कुछ करके जाऊं। तो दशांश तो शास्त्रों में भी लिखा है, बट मैं जनरली जीवन में अकेला काम नहीं करता। मैं कुछ कोई ना कोई मुझे साथ चाहिए। पार्टनरशिप में बहुत काम किया, फिर कोरोना में डिस्टर्बेंस आए, लोग हट गए, तो मैंने ठाकुर जी से कहा मुझे क्या करना है। तो ठाकुर जी ने एक दिन सुबह, मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ, और अमूमन वो ठाकुर जी से मेरा वार्तालाप होता है, एक कम्युनिकेशन है। वहाँ मुझे आदेश आया तो मुझे अपना पार्टनर बना ले। मैंने पूछा कि यार अच्छा भला चलते चलते भी अगर पार्टनर चला गया तो मैं किसको लूँ? तो ठाकुर जी ने कहा मुझे बना ले। अब चूंकि जिसका 51% होता है ना, वो मालिक है, तो मालिक रहे। मैं दुनिया का पहला ऐसा मुनीम हूँ, मैं मुनीम हूँ ठाकुर जी का, मालिक तो है ही नहीं। तो मैं दुनिया का पहला ऐसा मुनीम हूँ जिसको सेठ जी ने 49% की शेयरिंग दे रखी है। तो काम उनका हो रहा है और नाम अपना हो रहा है। हाँ ठीक है, ये आपने बताया, बहुत बढ़िया बात और बहुत अच्छी जी सोच है। जी जी। लेकिन वास्तविकता में कैसे होता है वो भी समझना। मैं बता देता हूँ। अब इसमें देखो, नो डाउट एक कहावत भी आती है, बिना अर्थ सब व्यर्थ, है ना। मैं व्यापारी भी हूँ, व्यापार भी मैं करता हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो बिना पैसे जीवन में कुछ नहीं है, और ऐसा भी है फ्री भी जीवन में कुछ नहीं है। आप या तो उसके बदले समय दे रहे होते हैं, या पैसा दे रहे होते हैं, या कुछ न कुछ दे रहे होते हैं, बट एक सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। आज भी नो डाउट सहयोग हर व्यक्ति करना चाहता है। भारत की मैंने बहुत खास देखी, और पूरी दुनिया में अच्छा काम यदि होता है तो लोग सहयोग करने को तैयार होते हैं। बट शुरुआत आपको अपने से, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप जब तक नहीं करेंगे, पहले अपेक्षा करेंगे। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था, ठाकुर जी के उस अंश का बहुत सारा पैसा मेरे पास व्यवस्था थी। तो शुरुआत जब मैंने की तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो 1100 अंतिम संस्कार तो पहले मैंने निःशुल्क संकल्प लिया कि मैं करवाऊंगा। फिर जब करवाएंगे तब अपने आप धीरे धीरे काम होगा। और लगभग 550 से ज्यादा अंतिम संस्कार उन दिनों कोरोना में करवाए, जहां पे पीड़ा मैंने देखी कि 50-50 हजार रुपए भी लोगों से अंतिम संस्कार के लूट लिए लोगों ने, क्योंकि वहां लकड़ियां नहीं मिल रही थी। तो फिर पीड़ा थी कि यार ये एक आदमी चला गया, आप उसको भी लूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगा कि क्या कर सकते हैं, तो हमने बॉक्सेज रखवाने शुरू करे घरों में, और उसमें उनको हम प्रेरित करते थे 500 रुपीज पर मंथ डालने का। एक महीने का 500 रुपया आसानी से कर सकता है आदमी। 1% हमने कहा, उसको अंशदानी फाउंडेशन नाम दिया हुआ है अलग से, आप अपने अंश का दान करें, है ना। दान तो आना ही चाहिए। उसको हमने थोड़ा चेंज किया। दान में तो केवल क्या, आपने दिया, रसीद मिल गई, जय गौ माता, हो गया खत्म। हमने कहा नहीं, हमारी गाय जो है वो बदले में आपको आशीर्वाद के रूप में कुछ देगी। तो हमने उसके प्रोडक्ट बनवाने चालू किए, और जितना आप कंट्रीब्यूट, साल में 6000 हो जाता है। एक ऐप बनाया, ऐप से हमारा एग्जीक्यूटिव उसको कनेक्ट करता है कि आप वो पैसा डिपॉजिट करें,
रिसिप्ट भेजें, फिर वो एग्जीक्यूटिव हमारा 6000 MRP के काउ प्रोडक्ट लेके आपके घर आता है। तो और इतने प्रोडक्ट दे देता है कि पूरे साल थ्रू द ईयर आप उनको काम में ले सकते हैं। तो हमारा एक पर्पज सॉल्व हो गया, आपके घर में रोजाना गाय का एक गव्य काम आ रहा है। तो ये लेकिन बहुत सुंदर बात है। ये अर्ली ऑन कौन स्टार्ट किया ट्रस्ट करना, कौन थे? हाँ, ये भी मैं बताऊं। हाँ, देखो हाँ। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, चूंकि मैं गौशाला से जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो लोग मेरे संपर्क के थे, तो मैंने Already चर्चा थे, करनी शुरू हाँ, की। हाँ। और एवरी संडे 2 काम मैंने उन दिनों में किए, कोरोना के टाइम से, क्योंकि आज 5.5 साल हो गए करते हुए, अब तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया काम। शुरुआत में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को कहना और समझाना, पर फिर मैंने आपसे निवेदन किया, मैं फिर कोरोना को धन्यवाद देता हूँ। उन दिनों कोरोना के टाइम पे मैंने एवरी संडे मीटिंगें लेना शुरू किया। मैंने उन लोगों को कहा, भैया अपन ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक सज्जन हमारे मित्र हैं, उनके घर पे उन्होंने गाय गो सेवा धाम के नाम से ही बना रखा है। मैं उनका नाम लेना चाहूँ, गोपाल जी विजय हैं, बहुत बड़े गोभक्त हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा मेरे घर पे आप ये काम करें। वैसे तो मेरे पास ऑफिस था, मीटिंग बुला सकता था, बट उन्होंने क्या कर रखा है, एक फ्लोर को पूरा गोबर से लीपा हुआ है। अरे वाह। हाँ, और वो बोले लोगों को यहाँ बुलाना अभी है। भी है? हाँ जी। तो 1 घंटे एवरी संडे मेरी गेट टुगेदर होता, और मैं लोगों को समझाता, मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, इस तरह की प्लानिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को सहयोग देना है। तो उनमें से सुन के कुछ लोग आगे आने लगे, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। और शुरू में जैसे मैंने निवेदन किया आपसे कि शुरू में तो मुझे नीड ही नहीं थी, बट लॉन्ग टर्म तो चलाना है। और फिर भी आया चीज कि आज तो चलो ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी है। 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं, 100 करोड़ सनातनी है। 100 में से एक आदमी भी ऐसा मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा काम तो हो जाएगा, ये मुझे पता था। पर फिर मुझे लगा मैं कब तक मांगूंगा, कहाँ तक कहूँगा। तो धीरे धीरे हमने इसकी जर्नी बदली और इसको एक ऐसे मंच पे ले गए हैं जहाँ अंतिम संस्कार यहाँ होंगे, आने वाले टाइम में पैसा फॉरेन से आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हाँ। जी। कार्बन क्रेडिट का यदि आपने सुना हो, समझाइए थोड़ा। हाँ। कार्बन क्रेडिट का अगर हम बात करें, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, इन सबसे पॉल्यूशन होता है। ये मंदिर मैं और आप बोल रहे हैं ना, यहाँ भी कार्बन ऑफसेट जनरेट हो रहा है, क्योंकि वाणी से भी निकल रही है, गैसेज वगैरह, एसी चल रहे हैं, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, बट ये एक लिमिट है। बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है वो पॉल्यूशन कर रही है। वर्ल्ड वाइड एक डिसीजन हुआ, कोई भी इंडस्ट्री एक लेवल तक तो पॉल्यूशन कर सकती है, उसके बाद अगर कर रही है तो फिर उसको कुछ कॉज ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जो इस कार्बन को कम करने के प्रयास हो। अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दूं, या मैं आधे टाइम तो बिजनेस करूं, आधे टाइम वो करूं। फिर सवाल आया कि कुछ लोग ऐसे जो ऐसा काम करते हो, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि इन्होंने कितना कार्बन ऑफसेट कम किया। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, यदि 1000 किलो CO2 आप बनने से रोक सके वातावरण में, तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेशन मिलता है। वेरी नाइस। अब अगर अंतिम संस्कार होता है तो इसमें 500 से 600 किलो लकड़ी जलती है, और 1 किलो लकड़ी के जलने से 1 किलो 800 ग्राम CO2 एमिट होती है। बाप रे। तो 1000 किलो CO2 बनती है एक अंतिम संस्कार में। 1000 किलो CO2। बाप रे, हाँ। अब ऐसी स्थिति में अगर मैंने उसको टोटल नेट जीरो पे ला दिया तो मेरा 1 CC जनरेट हो गया। अब इसके लिए भी बड़ी संघर्ष करने पड़े, क्योंकि इजीली अपन कहीं माने पूरे प्रोजेक्ट बने, रिपोर्ट्स बनी, फॉरेन में पूरा अप्लाई किया, Submit लगभग 2.5 साल के लगभग मुझे हो गए। आपने शुरुआत की ये सोचते हुए क्या मैं लकड़ी चेंज कर दूंगा अंतिम लकड़ी चेंज संस्कार करूंगी में, अंतिम संस्कार का, बस। ताकि शुद्धि आए, आ जाए। बस। पेड़ कटने बंद, पहला जो पर्पस था मेरा, किसी भी तरह डिफोरेस्टेशन को रोक तो सकूं। वो कॉज से आप जुड़े हुए थे क्या शुरू से? क्या डिफॉरेस्टेशन कम हो? नहीं, गाय से जुड़ा हुआ था गाय मैं। से जुड़े हुए थे, तो फर्स्ट कॉज वाज कि मैं गाय के प्रोडक्ट गाय के। हाँ। और मन में ये पीड़ा तो मेरी शुरू से ही थी कि मैं जब गौशालाओं में जाता देखता, मैं ऐसी भी गौशालाओं से जुड़ा हूं जहां 2-2 घंटे में 1-1 करोड़ रुपया लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी गोमाता के साथ, बट वो पैसा भी जा रहा है तो गाय का उद्धार नहीं हो पा रहा। उद्धार का मतलब, हम माँ कह रहे हैं ना, हमारी माँ अगर किसी के दान पे जिंदा है तो हम बच्चे नकारा है। यदि मेरी माँ के पालन पोषण के लिए मुझे अगर कहीं से दान लेना पड़ रहा है, इसका मतलब मैं नकारा हूं। हाँ, सो यू वांटेड टू क्रिएट अ मतलब आपने सेल्फ सस्टेनिंग एक सिस्टम क्रिएट करना चाहा। आपका पहला कॉज वो था। Right. फिर ये पेड़ का आपको पता चला, अंतिम संस्कार जी, का ये जुड़ गया कि गाय इस समस्या का समाधान भी दे सकती है। तो उस तरीके से खुलता चला गया, क्योंकि आपने ठाकुर जी के साथ पार्टनरशिप 101% मैं ठाकुर जी का पार्टनर हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब कार्बन क्रेडिट के लिए, अब मैं गर्व से कह सकता हूँ, इंडिया का पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन पा चुका है। अरे बाबा, बहुत बढ़िया। तो इंडिया की पहली कंपनी,
हाँ जी, हाँ जी। अंतिम संस्कार पे एक्चुअली क्या है, नाम इसका देखो 16 में से लास्ट रिचुअल है ये। अंतिम संस्कार नाम है, मोक्ष धाम नाम है, लेकिन स्थितियां ऐसी विडंबना वाली वहां पे कुत्ते और सुअर घूमते हैं। मतलब लिटरली आपके इस मंच पे मुझे बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने जब मोक्ष धामों की स्थितियां देखी, कहीं सुअर घूम रहे हैं, कहीं डॉग्स घूम रहे हैं, और तो मैं अपने लेक्चर्स में बोलता था, मेरे लेक्चर होते हैं अलग अलग जगह, तो मैं बोलता था आप 10 करोड़ की कोठी में रहते होंगे, आप 10 लाख के बेड पे सोते होंगे, लेकिन जहाँ जाके अंतिम विश्राम करना है ना, वहाँ सूअर और कुत्ते घूम रहे हैं। स्थितियाँ आ गई उनको सुधारने की, और जन जन तक पहुँचाने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया वो भी एक यूनिक था। 1 साल तो मैंने चलाया ऐसा कैंपेन कि हर संडे सब काम नाम छोड़ के मैं जाता था, लोग सुनने आते, कभी 50 लोग आते, कभी 20 लोग आते, कभी 30 लोग आते। फुल 1 ईयर कैंपेन चला, लोगों में इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। फिर मैंने नगर निगम अप्रोच किया कि मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही, मुझे जगह चाहिए। अब सरकार से जगह लेना इतना आसान नहीं है, बट वहाँ भी क्या हुआ कि जब मैं गया तो डिप्टी मेयर साहब से मैं मिला, उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा गुप्ता जी आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर अपन देंगे। नेक्स्ट डे मैं फिर पहुँच गया, वो बोले आप फिर आ गए। मैंने कहा एक कॉज के लिए आया हूँ। क्या? मैंने कहा 7 दिन बाद में होली का दहन है, हर होली में भी एक पेड़ लग जाता है, क्या हम गोकास्ट, कई गौशालाओं बनी हुई, क्या हम गोकास्ट से होलिका दहन का कैंपेन चला सकते हैं? मुझसे क्या चाहते हो, उन्होंने पूछा। मैंने कहा जी आप व्यापार मंडलों की, पार्षदों की और मीडिया की मीटिंग बुला दो, 10 मिनट मेरा प्रेजेंटेशन होगा। मैं चाहता हूँ 250 वार्ड है जयपुर में, हर वार्ड में 2-2 होली जले, 500 होली का दहन इस बार अपन गोकास्ट से करें। उन्होंने तुरंत मेरी बात मान ली, अगले दिन बुला लिया। आपको बिलीव नहीं होगा, 2021 के मार्च पे 750 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होली का दहन हुआ जयपुर में। हमने उस समय ये 1 हफ्ते 10 दिन का प्रयास, 7 दिन का कैंपेन केवल लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि लोग चेंज तो चाहते हैं, इनिशिएटिव कोई लेने वाला होना चाहिए, अच्छी तरीके का अगर हो इनिशिएटिव सही तरीके से और इम्प्लीमेंट। जैसे मैंने, आपने जब बोला कि मैं टॉक शोज रखा है ना, मैं इधर बात किया, लेकिन मुझे थोड़ा वहाँ ये थॉट आया कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ तो क्या हुआ उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। लोगों ने, अब ये जो बातचीत थी, क्योंकि एक और विडंबना है, मैंने कहा जैसा अंतिम संस्कार और मोक्ष धाम पर लोग बात करना ही नहीं चाहते, अगर अनकंफर्टेबल लगता है, ऐसा लगता है क्या फ्यूनरल की बातें करना, क्या। जैसे शुरू में ही मुझे कई बार तो बहुत क्लोज लोगों ने कहा, ओ गुप्ता जी ने मौत का बढ़िया धंधा ढूंढ लिया। तो बड़ी पीड़ा से हुई कि यार मैं किसी अच्छी सोच के लिए जा रहा हूँ, पर फिर मुझे कई बार ये भी लगा कि एक भरतपुर में साइड में कहावत आती है कि जहाँ में जेती बुद्धि है तेती कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहाँ से जाए। जिसमें जितनी बुद्धि है बेचारा उतनी तो बात करेगा, उसको अपना काम करने दो, अपन अपना काम करेंगे। और टचवुड आज वही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, जो आपने क्रिएट किया है इम्पैक्ट, शायद कोई बिरला व्यक्ति हो जो कर पाए। और नो डाउट ये तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अंतिम संस्कार में जो परिवर्तन आने वाले दिनों में आने वाला है, इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, लोग देखेंगे और मानेंगे उस चीज को। मतलब एक जो दाद संस्कार होता है वो भी इतनी प्योरिटी देगी। प्योरिटी संस्कार है ना, तो हम 15 संस्कार तो बहुत अच्छे। हम अगर बात करें तो पुंसवन संस्कार बोलते थे पहले उसको, जब सबसे पहला आता है बच्चा जब माँ के पेट में आता है, पुंसवन संस्कार, उसका भी संस्कार हुआ करता था, विधि विधान से पूजा अर्चना, ताकि जब जीव इस जीवन में आ रहा है तो आने से पहले ही अच्छे संस्कारों के साथ आए। फिर हम गर्भाधान संस्कार करवा रहे हैं, फिर नामकरण संस्कार, फिर शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, फिर अंतिम संस्कार। इतने गंदे तरीके से क्यों? तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं एक बीड़ा उठाता हूँ, एक संस्कार भी हमने ठीक कर दिया तो शायद हो सकता है हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लें। तो हो गया। और आप ये मानेंगे केवल एक ही होली नहीं हुई, उसके बाद फिर 2022 में 1550 जगह, 2023 में 2650 जगह, 2024 में 3000 जगह, और अभी 2025 की होली पे 5000 से ज़्यादा जगह गोकास्ट से होली का दहन हुआ। और 2500 रुपये हमने एक ही कोस्ट रखी, वो पैसा सीधा गौशालाओं, 1.25 करोड़ रुपया एक ही दिन में गौशालाओं में जाना। ये रियल सस्टेनेबिलिटी मॉडल डेवलप हुआ है और लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने शायद हो सकता है पेपर्स में पढ़ा हो, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, 350 से ज़्यादा बार मुझे कवर स्टोरी में लगाया है। भास्कर हो, पत्रिका हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, काम अच्छा समझ लिया उन्होंने। हाँ, जब भी होता है वो लोग बड़े प्रेम से न्यूज़ लेते हैं, मैं देता हूँ कुछ भी, वो छापते हैं, क्योंकि उनको पता है काम अच्छा हो रहा है, बिना किसी इकोनॉमिकल बेनिफिट के काम कर रहे हैं। तो सीताराम जी, आने वाले 10 सालों में आप इस अभियान को कहाँ देख रहे हैं, एंड क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं पूरे विश्व में? जी जी,
पहली चीज तो ये, जहां अंतिम संस्कार की बात है, देखो इतना अच्छा काम है। अगर हम सनातन की बात करें तो कितना बड़े लेवल पे उन्होंने सोच रखा कि 5 तत्वों से ये बॉडी बनी है और नेचर का बैलेंस करने के लिए बॉडी को बर्न किया जाता है, क्योंकि ये 5 तत्व वापस उसी में, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी में। जापान की यदि हम बात करें तो 98.6% फ्यूनरल होते हैं वहां आज भी। अच्छा। हाँ, अगर रेशो की बात करें तो भारत से बड़ा रेशो जापान का, 1.4% बरियल है केवल। उसमें भी उनको मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका मानना है जमीन बहुत वेस्टेज हो जाती है और पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं फैलता है। तो अंतिम संस्कार, ये सनातन का इतना बड़ा इम्पैक्ट वाला काम है, अब इसको और इम्पैक्टफुल बनाए, इसलिए ये सारा मिशन किया। और मेरा तो प्रयास है कि पूरे भारत में जिस दिन 1 करोड़ अंतिम संस्कार इस तरीके से होने लगे, पूरी दुनिया का वातावरण शुद्ध होगा और ग्लोबल वार्मिंग का जो भी हल्ला है उसमें कहीं ना कहीं हम अपना एक छोटा सा, कहते हैं ना राम सेतु बना तो गिलहरी ने अपना काम किया था। बड़े बड़े योद्धा लग रहे थे तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तू क्या छोटी सी इतनी करती, लेकिन राम जी ने उसको अपने हाथ पे उठाया। और कहते हैं ना वो 3 रेखाएं उनके प्रेम की अंगुलियों का निशान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम तो सब ताकतवर हो, तुम तो कर लोगे। तुमने, किसी ने हाथ लगाए, किसी ने पैर लगाए, इसने तो अपना पूरा शरीर, वो जा रही थी बार बार समंदर में, लौटती थी गीली मिट्टी में रेत लेके आ रही, तो राम जी ने क्या बढ़िया चीज कही, तुम्हारे हाथों में ताकत थी, तुमने हाथ लगाए, तुम्हारे पैरों में ताकत, तुमने, इसने तो छोटी सी थी, कोई ताकत नहीं थी, बट इसने अपना पूरा शरीर लगा दिया। तो वो डिपेंड उस पर करता है आप कितने कैपेबल हैं, उससे मतलब नहीं है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कितना कर पा रहे हैं और भाव आपका क्या है। तो आज मैं ये नहीं कहता कि 1 करोड़ अंतिम संस्कार का पूरा काम मुझे ही करना है, मुझे अलग जगाने का काम करना है। जिस दिन लोग इससे प्रेरित होने लग गए और हो रहे हैं, जैसा अब मुझे आपको बताते हो खुशी है, समाज जुड़ गए इस काम में हमारे साथ में। एक मोक्ष धाम को एक समाज ने गोद ले लिया है। अरे वाह। और जिस दिन समाज आगे आ जाता है तो लोग अपने आप फॉलो करते हैं। B2 बाईपास है, माहेश्वरी समाज ने जिम्मेदारी ले ली। सीकर रोड मोक्षधाम है, अग्रवाल शेखावाटी समाज ने ले ली। महेशनगर मोक्षधाम की खंडेलवाल समाज ने ले ली। इनको 2020 ईयर के लिए लीज पे दिलवा दिया गवर्नमेंट से। मतलब आपका काम था दिखाना, क्या ये हो, आपके पास कहीं से वो आया जी, आइडिया आया, कहीं से विजन विचार आया, आपका काम था लोगों तक पहुंचाना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना, आपने वो दिखाया। एंड और एक सिस्टम भी बनाना। कई बार होता है ठीक है मैंने बोल तो दिया, लेकिन करे कौन? अगर मैं बोल दूं हाँ साहब ठीक है जी आप लकड़ी के अल्टर यूज कीजिए, करेगा कौन? तो उसको भी अपन ने इम्प्लीमेंट किया। वो लकड़ी भी बनाई, वो चिमनी भी बनाई। अभी जो जैसा मैं आपको अभी बता रहा था, नीरी जो है एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके साथ हमारा टाई अप हुआ है लास्ट मंथ, और मोक्ष धामों को ग्रीन मोक्ष धाम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अरे वाह। आपने ग्रीन बिल्डिंग नाम सुने, ग्रीन कॉन्सेप्ट सुने, मोक्ष धाम ग्रीन क्यों नहीं बन सकते? उसका कारण यह है कि वहां पे केवल ग्रीनरी नहीं, वो जो धुआं, अब रीजन क्या था, 600 किलो लकड़ी की हमने 300 किलो तो कर दी। इसका NABL एक्रेडिटेड लैब में हमने टेस्ट भी करवाया, 30% पॉल्यूशन कम कर रही है। तो 50% तो वैसे कम हो गया, बचे हुए 50% कैसे? 30%? नहीं, पहले तो 600 किलो लकड़ी लगती है, हमारी 300 किलो ही लगती है। तो वो आधा तो वहां खत्म हो गया। अब बचे हुए का 30, यानी कि पूरे का 15 ही हुआ। तो 65% तो हो गया, लेकिन 35% अभी भी वातावरण में जा रहा है। फिर मन में पीड़ा थी, इस बचे हुए 35% को भी हम कैसे खत्म करें। एक चैलेंज और था, आपने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर दी तो पेड़ पौधे क्या लेंगे, क्योंकि उनका तो भोजन ही वो है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट के 3R मैंने सुने थे किसी उसमें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो मेरे साथ एक थोड़ा सा ये है कि मैं कहीं भी कुछ सुनता हूं या देखता हूं तो मुझे लगता है मैं मेरी चीज में इसको बेटर तरीके से कैसे ले जा सकता हूं, चाहे वो पराली के ब्लॉक्स हों, चाहे कुछ भी हो, तो तुरंत वो रहता है एप्लीकेशन में कैसे लाऊं, मेरी चीज में कैसे ले जा सकता हूं इसको। तो वहां पे हमने देखा कि अब इस कार्बन को कैप्चर भी कर लें और वेस्टेज भी नहीं हो। तो वो चिमनी डिजाइन की, चिमनी डिजाइन करके उसमें वाटर स्क्रबर इंप्लांट करवाए, और जितना भी अब वो 35% भी धुआं निकल रहा है वो चिमनी सक करेगी। जैसे हमारे घरों में चिमनी सक करके बाहर फेंकती है, लेकिन वो सक करने के बाद वो वाटर स्क्रबर पूरे पॉल्यूशन को पानी के अंदर ले रहे हैं। अब जो धुआं निकलेगा वो टोटली पॉल्यूशन फ्री होगा, और वो जो पानी है वो कार्बन का पानी बन गया, वो पेड़ पौधों में लिक्विड मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में। तो ये सब इतने शॉर्ट स्पैन में कैसे करते चले गए? मेरा ये लगता है 24 घंटे दिमाग, मतलब नींद में भी होता हूँ ना, तो कई बार मुझे सपने भी वही आते हैं। तो आपका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी चल रहा है, मैंने कैटेगराइज कर रखा है इसको। देखिए सब चीजों की अपनी वैल्यू है। आज मैं अगर ये सब काम धंधे छोड़ दूंगा तो चैरिटी कहाँ से करूंगा? लोग कहेंगे ये तो बेकार हो गया मामला। परिवार भी चलाना है, हम गृहस्थी वाले व्यक्ति भी हैं।
मैंने इसको कैटेगराइज करा है, फर्स्ट हाफ डे देता हूँ मेरे बिजनेस को। ठाकुर जी की कृपा से अब पिछले 20 सालों में बिजनेस इतना सेट हो मोड पे हो गया, टीमें काम करती है और बहुत ज़्यादा मुझे भागदौड़ नहीं होती। ईश्वरी कृपा से बहुत व्यवस्था बनाई, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी, तभी शायद कुछ करने का भी सोच पाए। तो अब वो ऑटो मोड पे चलता है। मैं अगर अपनी साइट पे 3 दिन भी नहीं जाऊंगा ना तो भी काम चलेगा, बट फिर भी डेली मैं जाता हूँ। मॉर्निंग के फर्स्ट जो हाफ डे है वो देता हूँ अपने बिजनेस को, सेकंड हाफ डे है वो फिर सोशल वेलफेयर। तो अपन अपनी आखिरी सेगमेंट में आते हैं, इट्स कॉल्ड द गोल्डन नगेट्स राउंड। राइट। अगर आपको गौ माता से एक वरदान मांगने का अवसर मिले तो आप क्या मांगोगे? देखो, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, माँ से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो बिना कहे सब समझती है। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जितना भी लोग हैं वो अगर उनको स्वास्थ्य चाहिए, शरीर चाहिए, सुख चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, गौ माता की शरण में आ जाए। और गौ माता से मैं इतना कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका ही उद्धार हो, ये गौ माता से अपन वरदान चाहेंगे। सुबह की शुरुआत आप किस एक काम से करते हैं जो आपके पूरे दिन को प्रभावित करता है? सेठ जी से तारतम्य होता है, ठाकुर जी से। ये आपका तो नियम उनसे है। डेली कहीं भी हो दुनिया के कोई भी कोने में। हाँ, कहीं भी हो, मैं उठूंगा, उठ के एक शेड्यूल बना रखा है पूरा। तो उसके तहत जैसे पानी वानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा अपना चाहिए। कुछ मेरे पाठ वगैरह चलते हैं और थोड़ी देर मेरा एक तारतम्य होता है वहाँ से। और ये आप आकाश के नीचे ही बैठते हो या नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। अब वो तार इतने गहरे जुड़ चुके कि अब जरूरी नहीं है। एक शब्द में बताइए, गौ माया आपके लिए क्या है? मेरा प्राण है, प्राण। आत्मा है। ये नहीं है तो इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अब जीवन में जिस लेवल पे आ गया ना, इसके बिना कल्पना ही नहीं है जिंदगी की। अगर एक दिन पूरी दुनिया आपको सुन रही हो तो आप क्या कहना चाहोगे? गाय की शरण में आ जाएं। तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से यदि आपको सुख समृद्धि चाहिए तो निश्चित तौर पे गाय से बेहतर विकल्प कहीं नहीं है। गौ माता की शरण आइए, जीवन सफल बनाइए। आपकी जिंदगी में अधिक प्रभावशाली क्या रहा है, संघर्ष या सेवा? दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सेवा में भी संघर्ष बहुत करना पड़ता है, तो कभी भी इस चीज़ से जहाँ सेवा में उतर गए ना, संघर्ष तो आएगा ही आएगा। और बिना, कहते हैं ना, सोने को भी कुंदन बनना हो तो आग से होके निकलना पड़ता है, तो वो तो निश्चित तौर पे आना ही है। तो कभी घबराया ही नहीं। संघर्ष आज भी है, आज भी चैलेंजेज हैं, बट सेवा में जब उतर गए तो इन चीज़ों से घबराना ही नहीं है। संघर्ष आते जाएंगे, काम करते जाएंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। बहुत बढ़िया सीताराम जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड में। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स, ऑडियंस, दे आल्सो निश्चित तौर पे हैव अ लॉट ऑफ टेकअवेज, लर्निंग्स एंड गौ माया को अपनाएं। जी। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत टच करे, इंस्पायर करे या सोचने पे मजबूर करे तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना गोल्डन नगेट्स ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस मिशन को और लोगों तक पहुंचाने में आपका एक क्लिक काफ़ी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए गोल्डन नगेट के साथ। धन्यवाद।